हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 4 दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट 2। जी हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया था कि व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। और ये है पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम आगे का चैप्टर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो, अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख के आओ ताकि आपको पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 और कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को क्या कर दें, खत्म कर दें। आ जाओ। तो आज हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? आज हमें देखना है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। जिसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है भाई? राइजिंग पॉपुलेशन। क्या बढ़ रही है भाई? पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ती है तो पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप देखिए जो जनरल के डब्बे होते हैं उसमें कितनी सारी भीड़ होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में पर हेड जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं यानी जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से क्या होता है? पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन क्या अवेलेबल नहीं है? उस अच्छी क्वालिटी की, मतलब क्वांटिटी में एजुकेशन अवेलेबल है बट क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उस पॉपुलेशन को क्या दी जा रही है? एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन वो एजुकेशन कैसी नहीं दी जा रही? अच्छी नहीं दी जा रही, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आया? आ जाओ, तो ये वाला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ये आपकी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसे एडवर्सली यानी नेगेटिवली इफेक्ट करती है आपकी राइजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि दिस इज बिकॉज इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जो पर हेड अवेलेबिलिटी है फैसिलिटीज की, फैसिलिटीज नहीं बढ़ रही, बस क्या बढ़ती जा रही है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होगा? रिलेटिंग टू हाउसिंग, घर हो गया, सैनिटेशन साफ सफाई, ड्रेनेज हो गया, वाटर सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। लाइट कट क्यों होती है? इसी वजह से होती है बेटा। समझ में आया? दूसरा यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशन क्या हो रही है? एजुकेशन ज्यादा पब्लिक को देने के लिए एजुकेशन की क्वालिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है और खराब होती जा रही है। वाटर सिस्टम, आप देखोगे स्लम एरियाज में, आप नहाने की बात छोड़ो, लोगों के पास पीने के लिए क्या नहीं है? पानी नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, फ्लड आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसके पीछे का रीजन यही है। सैनिटेशन, साफ सफाई नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे का रीजन भी यही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, कचरा करने वाले ज्यादा हो गए हैं और कचरा साफ करने वाले कैसे हैं? कम है, तो साफ सफाई नहीं रहती। ये होता है भाई, जिसकी वजह से कैसा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है इंडिया में? बड़ा बेकार, मतलब सॉरी, अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं होता। सेकंड क्या है भाई? ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन किसे कहते हैं? अब भाई क्या होता है, इंडिया में पढ़े लिखे, इंडिया में ट्रेंड हुए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो प्रोफेशनल्स हैं, खास तौर से जो साइंटिस्ट हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, ये पढ़ते इंडिया में है बेटा, पूरी पढ़ाई इनकी इंडिया में होती है, ट्रेनिंग भी इनकी इंडिया में हो जाती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो ब्रेन ड्रेन में क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ पर्संस बोर्न एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड इन इंडिया टू डेवलप्ड कंट्रीज इज ए सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। अब पूरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? अपने इंडिया में हो रहा है। सारे रिसोर्सेज कहाँ के इस्तेमाल हो रहे हैं? इंडिया के हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन अपनी उस पॉपुलेशन को या उस पर्सन को अपन क्या बना रहे हैं? एसेट बना रहे हैं, बट वो एसेट अपने इंडिया में इस्तेमाल नहीं हो रही बेटा। वो कहाँ जा रहे हैं? वो फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं। देखो, ये होगा भी, उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर भाई, अगर आप अपने प्रोफेशनल्स को, अपने एक्सपर्ट लोगों को अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे तो दे विल लुक फॉर बेटा बेटर एनवायरनमेंट, और वो उन्हें कहाँ मिल जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज में मिल जाता है। इस वजह से वो इंडिया को छोड़ के डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। इसको कौन सी प्रॉब्लम बताई गई है भाई? ब्रेन ड्रेन, यानी कि आपका जो ब्रेन है वो काय में चला गया? ड्रेन में चला गया, नाली में चला गया, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। बट उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। दिस स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसकी वजह से क्या होता है? जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हैं, जो जीनियस लोग हैं, अच्छे माइंडेड लोग हैं, वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। अब वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा? और स्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई
इंडिया के रिसोर्सेज ने उनने एजुकेशन ली, ठीक है, वो डेवलप्ड हुए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग भी यहाँ मिली। अब वो क्या करते बेटा, वो किस में कंट्रीब्यूशन देते, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देते। लेकिन उसकी जगह वो तो कहाँ चले गए, वो तो चले गए बेटा फॉरेन कंट्रीज में। यानी अब वो कहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे, फॉरेन कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ क्या क्या हुआ, तो यहाँ का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुअर मैन पावर प्लानिंग। हाँ भाई, अपने यहाँ पे एक और बड़ी दिक्कत है, मैन पावर प्लानिंग की जो प्लानिंग की जाती है वो कैसी है, बड़ी पुअर है। मतलब अपने यहाँ पे सप्लाई दे धड़ा, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है। किसकी भाई, ये इंजीनियर्स और इन सब की सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। मतलब इनको मेंटेन नहीं किया भाई। इनको क्या करना चाहिए था, डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करना चाहिए था, ठीक है, लेबर की डिमांड और उसकी सप्लाई को मेंटेन करके चलना चाहिए था। तो उससे क्या होता बेटा, उससे इनकी अच्छी खासी डिमांड बनी रहती और पैसा भी अच्छा कमाते। लेकिन क्या हुआ, देखो भाई, इंडिया इज नॉट प्लान्ड वेल टू मैच जॉब्स विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स। दिस हैज लेड टू बिग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट शोइंग ए वेस्ट ऑफ ह्यूमन टैलेंट। यानी कि क्या हुआ कि भाई ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो एक प्रोसेस है पूरा, स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज। अब इनने क्या किया, एक टाइम पे इंजीनियरिंग में बड़ा जोर से बूम आया, इज डेट क्लियर, हर बच्चा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। और फिर इन्होंने क्या किया, बड़े धड़ल्ले से क्या कर दिया, इनको पास करना भी चालू कर दिया। ये भी नहीं कि थोड़ा जो मतलब इन्होंने मेंटेन कर रखा था इंजीनियरिंग के, भाई थोड़ा टफ होता है, वो मेंटेन नहीं किया, धड़ाधड़ बच्चों को क्या करते गए, पास करते गए। जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो सप्लाई थी वो ज़्यादा हो गई और डिमांड कैसी हो गई, कम हो गई। जिसके वजह से अपनी कंट्री में क्या आ गई, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स इकट्ठे हो गए। समझ में आया, क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, जो भी अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जितना भी अपना रिसोर्सेज लगा, वो पूरा का पूरा रिसोर्सेज क्या चला गया, वेस्ट चला गया। समझ में आया, आ जाओ नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन एग्रीकल्चर। हाँ भाई, जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ना, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या अवेलेबल नहीं है, ट्रेंड स्किल्ड, मतलब ऐसे लोग अवेलेबल नहीं है। अभी भी क्या चल रहा है भाई, जो पिताजी को आता है वही किसको सिखाया जाता है, बेटे को सिखाया जाता है। मतलब इसमें किसी भी तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एक तो ये दिक्कत है। आ जाओ, सो एग्रीकल्चर इज ए की टू इंडियाज इकोनॉमी बट इट लैक्स फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। लेकिन एग्रीकल्चर में काय पे ध्यान नहीं दिया जाता, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, या मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने पे ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स आर स्टिल यूज्ड, अभी भी वही ट्रेडिशनल मेथड, प्रॉपर ट्रेनिंग इज रेयर, एज ए रिजल्ट द सेक्टर फेसेस ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इस सेक्टर में अभी भी स्किल्ड वर्कर्स की कैसी है, कमी है। बल्कि इस सेक्टर में हमें क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, ताकि वो कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें, जो कि अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। समझ में आया। बट चलो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। अपने यहाँ पे हायर एजुकेशन अवेलेबल तो है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो हायर एजुकेशन अवेलेबल क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है। हुआ क्या कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही थी, क्या देनी थी भाई, एजुकेशन देनी थी। अब एजुकेशन देने के चक्कर में धड़ाधड़ क्या खोलते गए, स्कूल्स तो खोलते गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना गए, लेकिन बनाते गए अपन, लेकिन क्या प्रोवाइड नहीं कर पाए, क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। देखो, इन ए रश टू एक्सपेंड द हायर एजुकेशन मैनी यूनिवर्सिटीज हैव ओपन, बहुत यूनिवर्सिटी खुली विदाउट इंश्योरिंग क्वालिटी। अब वो क्या गया, अपन ने क्वांटिटी में यूनिवर्सिटी तो खोल दी, लेकिन क्या इंश्योर नहीं कर पाए, क्वालिटी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस हैज लेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ अंडर स्किल्ड ग्रेजुएट्स। ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ पे ग्रेजुएट्स निकले तो सही, लेकिन उन ग्रेजुएट्स के पास क्या नहीं थी, स्किल्ड नहीं थी। क्यों, क्योंकि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली। क्वांटिटी में एजुकेशन मिल गई लेकिन क्वालिटी में एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी एंड वीकनिंग इंडियाज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अपनी उल्टा और प्रोडक्टिविटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। देखो, अनस्किल्ड वर्कर्स एक होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। वहीं पे अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जिनके पास किसी तरह की कोई स्किल नहीं है, वो एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। एंड वीकनिंग इंडियाज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, और इंडिया की ग्लोबल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है, यानी जो कंपटीशन करने की जो कैपेसिटी है, उस वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो बेटा, अपने यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स जितना अच्छा होगा, उतना ग्लोबल लेवल पे अपन क्या बनेंगे, कॉम्पिटिटिव बनेंगे, अपन दूसरी कंट्रियों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। लेकिन अगर अपने कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स कैसा होगा, अनस्किल्ड होगा, तो अपनी ग्लोबल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है दूसरे देशों के साथ जो अपन कंपटीशन कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करना है अपने को, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करना है अपने को, एजुकेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जी हाँ, एजुकेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक तरह से, जो अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, जो आप ये एजुकेशन ले रहे हो, ये एजुकेशन लेके आपके अंदर क्या हो रहा है बेटा, डेवलपमेंट हो रहा है। एक एजुकेटेड पर्सन कैसा होता है, वो ज्यादा अच्छी लाइफ जीता है एज कंपेरिजन टू एन अनएजुकेटेड ह्यूमन। आ जाओ। सो इंक्रीज फोकस ऑन एजुकेशन, अराउंड 96% ऑफ द चिल्ड्रंस नाउ अटेंड स्कूल विच इज ए पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मतलब 96% ऑफ चिल्ड्रंस क्या अटेंड कर रहे हैं, स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर करंट सिनेरियो का बताऊं तो स्कूल्स कुछ बंद भी हो रहे हैं, जिसके वजह से शायद नेक्स्ट ईयर ये जो डेटा है वो और कम हो जाएगा। आगे आ जाओ। पुअर क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ भाई, प्रॉब्लम क्या है अपने यहाँ पे, आप खुद सोच के देख लो या आप अपने रिलेटिव से पूछ के देखना, क्या वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे? वो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। रीजन क्या है? ये पुअर क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और क्वालिटी भी वो कैसी देते हैं, ठीक ठाक देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। So despite free and compulsory education for children age 6 to 14 as per the constitution। भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने, अपने संविधान ने क्या दिया है? अपने संविधान ने 6 साल से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन है, उनके पास हक है, उन्हें क्या मिलेगी? फ्री एजुकेशन मिलेगी। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स पुअर। लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब अपना एक तरह से राइट होने के बावजूद भी जो बच्चों को एजुकेशन मिल रही है वो कैसी मिल रही है? वो अच्छी नहीं मिल रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? बहुत ही पुअर है। अगर मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं, अभी राजस्थान के एक स्कूल में क्या गिर गई है? छत गिर गई है। सोचो आप, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कुछ बच्चे घायल हो गए और कुछ बच्चों खत्म भी हो गए। आप बताइए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने देश का। चलो आ जाओ नेक्स्ट। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंसी। ये लो भैया, आ गया। अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो क्या करता है बेटा? नेग्लिजेंसी करता है। ये जो एक तरह से स्कूल की छत गिरी है वो क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंसी ही है। भाई आपको दिख नहीं रहा है क्या? आप क्या कर रहे हो? आप साल भर बैठ के क्या करते रहते हो? इतने सालों से आप सरकार चला रहे हो, आपके आसपास गाँव में स्कूल हैं, लोग बाग कंप्लेंट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंसी। स्कूल ऑफन डिनाई एडमिशन ड्यू टू मिसिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। कितनी बार क्या होता है, बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं होते, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं होता, या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, या प्रूफ ऑफ रेसिडेंस नहीं होता, उनको एडमिशन ही नहीं मिलता। सम स्कूल स्टिल आस्क पेरेंट्स टू पे फीस डिस्पाइट द एजुकेशन बीइंग फ्री। ठीक है, कुछ स्कूल्स हैं, मतलब यहाँ पे मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करूंगा, बट एक्चुअल में कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर कुछ टीचर्स या मैं कहूँ प्रिंसिपल और वो लोग क्या करते हैं, मनमानी चलाते हैं। फ्री होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ पेरेंट्सों से क्या ले लेते हैं? फीस ले लेते हैं। एक तरह से करप्शन है अभी भी अपने इसमें। सर्वे बाय CRY, क्राई यानी चाइल्ड राइट्स एंड यूथ, highlights these issues and exposes the loopholes in the education system। ये लूप होल है अपने एजुकेशन सिस्टम में, जिसके वजह से अपने यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल रही है अपने यहाँ के बच्चों को। कंक्लूजन, दिस प्रॉब्लम मेक्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया ए डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके वजह से हम हमारे जो बच्चे हैं उनको क्या नहीं दे पा रहे हैं? अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। क्या है भाई? इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। भाई एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? उसके पीछे का रीजन क्या है भाई? एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। भाई जो एजुकेटेड होते हैं ना, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं। वो फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉलो करते हैं। वो हर कहीं लिटरिंग नहीं करते हैं, वो कचरा नहीं फैलाते हैं। अगर उनके पास कचरा होता है तो वो अपने पॉकेट में या अपने बैग में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, मतलब लाइट की चोरी हो गई या ये। बहुत से एजुकेटेड लोग होते हैं जो कि कैसे होते हैं? बहुत ही रिस्पॉन्सिबली अपना रोल प्ले करते हैं एज ए सिटीजन इन द इकोनॉमी। तो एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एजुकेशन एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई एक एजुकेशन, मतलब कोई एजुकेटेड बच्चा होगा जो आगे जाके साइंस लेगा, साइंटिस्ट बनेगा, देन व्हाट ही विल डू? ही विल डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को क्या करेगा? अपग्रेड करेगा। समझ में आया? तो ये करती है।
देन इट फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। भाई अगर एजुकेटेड लोग होंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जितने भी अपने नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं पूरी कंट्री के, ऑल द रीजन, अपने रीजन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अपन क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। भाई जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, उनका जो मेंटल हॉरिजन होता है वो और क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। उनकी थिंकिंग क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। वो टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों को वो लोग क्या करने लगते हैं, मानते नहीं हैं। जी हाँ, जैसे जैसे एजुकेटेड होते जाते हैं लोग, उन्हें समझ में आ जाता है डेट ह्यूमन इज़ ए ह्यूमन, कोई कास्ट नहीं होती, कुछ ये नहीं होता, उन्हें ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। या अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ें नहीं मानते। जैसे जैसे क्या होता है ना, इंसान पढ़ता जाता है, उसकी जो मेंटल थिंकिंग एबिलिटी है वो और क्या होती जाती है, ब्रॉड होती जाती है। समझ में आया, क्लियर है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई एजुकेटेड लोग काहे में हेल्प करते हैं बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि जितना एक एजुकेटेड पर्सन होगा, मतलब जितने ज़्यादा लोग अपने इंडिया में कैसे होंगे, एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा। पार्टिसिपेशन मतलब उतना, क्योंकि एजुकेटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट बड़े आसानी से मिल जाता है, ठीक है। सो ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। या तो एक एजुकेटेड पर्सन जॉब करेगा, आइदर ही विल डू ए बिजनेस विच मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 6 पॉइंट, इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स। भाई एजुकेटेड पीपल क्या करते हैं, उनका धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाता है बेटा, जो कल्चरल स्टैंडर्ड है सिटीजन्स का, उनके रहने का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही एक इंसान एजुकेट हो जाता है, जैसे ही उसको एजुकेशन मिलने लगती है, तो धीरे धीरे उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अपने आप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। वो खुद उसे इंक्रीज करने लगते हैं, खुद वो अपना स्टैंडर्ड हाई करने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें समझ में आने लगता है किस तरह से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो इस तरह से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देन 7th क्या है, इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। जी हाँ, आप एक एजुकेटेड पर्सन की पर्सनैलिटी देखना और एक आप एक अनएजुकेटेड पर्सन की आप पर्सनैलिटी देखना, आपको साफ फर्क आएगा कि भाई एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। एक एजुकेटेड पर्सन की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड होती है एज कंपेरिजन टू एन अनएजुकेटेड पर्सन, और वो डेवलप्ड पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स किसके, आपके एजुकेशन के। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, डे बाय डे आप देखोगे एजुकेशन महंगी होती जा रही है। आप बुक्स देखिए, है ना, कोचिंग की फीस देखिए आप, ठीक है। हेल्थ भी बहुत महंगी होती जा रही है। ज़्यादा सा अगर आपको बुखार आ रहा है और उसमें अगर आप अपना चेकअप कराने जाएंगे तो 500 रुपये तो डॉक्टर फीस ही ले लेगा। 1000 रुपये के टेस्ट हो जाते हैं और 1000 रुपये की दवाई, ऐसे करके 2,500-3,000 रुपये सिर्फ बुखार और सर्दी खांसी में ही चले जाते हैं। तो अब हो क्या रहा है बेटा, एक्सपेंसिव हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका एजुकेशन भी एक्सपेंसिव हो रहा है और हेल्थ भी क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है, ठीक है। ऊपर से एजुकेशन और हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपने अपने स्कूल्स देखे होंगे, कितने बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स। आप हॉस्पिटल्स देखिए, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, जब ये लोग इसमें पैसा लगाते हैं तो वो उस पैसे को निकालेंगे भी। डेट इज वाई आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहाँ पे फीस कैसी होती है, ज़्यादा होती है। आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ पे फीस कैसी होती है, ज़्यादा होती है। द रीज़न इज उन्होंने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो उस पैसे को धीरे धीरे करके निकालेंगे भी और वो कुछ कमाएंगे भी। कुछ क्या, अच्छा खासा कमाते हैं बस। तो यहाँ पे हमें किसका इंटरवेंशन बड़ा ज़रूरी है भाई, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ही है जो इतना हैवी एक्सपेंडिचर करके अपनी जनरल पब्लिक से एक तरह से नॉमिनल फीस में ये एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। आ जाओ, सबसे पहला क्या है कि भाई क्यों ज़रूरत है गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे, बिकॉज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद ए वेरी हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि भाई हेल्थ हो गई चाहे एजुकेशन हो गई, इनमें बेटा खर्चा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, अगर एजुकेशन की बात करें टीचर्स चाहिए, और हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर्स चाहिए। समझ में आया। और इनका क्या होता है, एक तरह का फिक्स्ड एक्सपेंडिचर
होता है और वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह का एक्सपेंडिचर सिर्फ कौन कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। ऑफिस सर्विसेज नॉमिनल फीस में सिर्फ कौन प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट। इसलिए दूसरा क्या है बेटा, एक्ट अस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आ जाओ। So it is difficult to expect private investors to invest in health and education unless they are allowed to recover their huge cost through high prices of these services। जैसे कि मैंने आपको बताया था, act as mode of investment, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना भाई, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट तो कर देंगे, बट प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करेंगे, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वालों को बोलो कि भाई आप इधर इन्वेस्ट करो, बट उनको फ्री छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो जो ये इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट से क्या लेंगे बेटा, रिटर्न भी लेंगे। समझ में आई चीज की नहीं आई? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट थ्रू हाई प्राइसेस ऑफ दीज सर्विसेज। तो वो ये सर्विसेज को जब देंगे तो इसे रिकवर करेंगे, तो वो चार्ज कैसा करेंगे, यस चार्ज कैसा करेंगे बेटा, ज्यादा करेंगे। एक तो इसलिए अपने को जरूरत है गवर्नमेंट की। थर्ड, फैसिलिटी अफोर्डेबिलिटी। People in poor countries like ours cannot afford high prices for education and health, है कि नहीं। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, और अपनी डेवलपिंग कंट्री में आप खुद ही अपनी तो खुद ही गवर्नमेंट, अपने तो खुद ही प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं भाई 80 करोड़ जो जनता है, 140 करोड़ में से 80 करोड़ जनता को आप क्या दे रहे हो, अनाज दे रहे हो। मतलब आप समझ जाओ कि भाई इतनी पुअर कंट्री है अपने के भाई 80 करोड़ लोग क्या हैं, अपने यहाँ पे गरीब हैं, जिनको क्या देना पड़ रहा है, अनाज देना पड़ रहा है। तो जब वो अनाज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप खुद सोचिए क्या वो एजुकेशन और हेल्थ अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। इसलिए भाई सरकार खुद खोले, खुद बड़े बड़े स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, हॉस्पिटल्स खोले, ताकि वो इन गरीबों को जो ये सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड कर सके। भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, है कि नहीं। आप एजुकेशन प्रोवाइड फिर वो सरकार ही करवा पाएगी। चलो फोर्थ पे आते हैं, फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन। सो कंज्यूमर ऑफन्स डू नॉट नो द क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज विच allows private providers to exploit them. So government intervention is necessary to make sure service providers follow proper standards. So भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसलिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो ये प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इज डेट क्लियर, ये क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, यानी शोषण कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता बेटा कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है, एजुकेशन की कॉस्ट क्या है, या जो हेल्थ में आपके जो टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, या इतने सारे अलग अलग तरह के टेस्ट हो रहे हैं, आपको मशीन में एक्सरे लिया जा रहा है, तो इन सब की कॉस्ट क्या है हमें अपन को पता नहीं होता। तो इसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और प्राइवेट सेक्टर वाले अपन से अच्छा खासा चार्ज करते हैं। समझ में आया? तो ऐसी जगह पे यहाँ पे ज़रूरत है कि भाई अपनी जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन करे, वो हस्तक्षेप करे, और इन प्राइवेट सेक्टर्स वालों को फोर्स नहीं तो उनसे बोले कि भाई इतना चार्ज मत करो, आप इतना इतना चार्ज कर सकते हो। मतलब एक नॉमिनल प्रॉफिट कमाइए आप, मतलब बिल्कुल ही डबल प्रॉफिट मत कमाइए, ठीक है। इसलिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत है। फिफ्थ क्या है भाई, गवर्नमेंट का अपने को क्यों ज़रूरत है कि भाई इसमें वो इंटरवेंशन करे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। भाई अपना क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भाई, क्या, एजुकेशन। आ जाओ। सो when basic education and healthcare is considered as rights of citizens, the government need to make provision for free cost education and health services at least for the backward sections of the society. Is that clear? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में अपन को बेसिक राइट में जो अपने को दिए गए डेट इज एजुकेशन और हेल्थ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए, या गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, चलो हेल्थ फैसिलिटीज चलो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे पाएगी, तो एटलीस्ट बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज कैसी प्रोवाइड करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। चलो ठीक है, सबको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट जो बैकवर्ड सेक्शन के हैं अपनी सोसाइटी के, उनको ये प्रोवाइड करे। समझ में आया? वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी एजुकेटेड एंड एज वेल एज हेल्दी। द रीजन इज, जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा, जितना ज़्यादा हेल्दी होगा, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और वो प्रोडक्टिविटी काय में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, अपने देश को डेवलप करने में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब अपन बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट कितना क्या खर्चा करती है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। वैसे तो गवर्नमेंट को जीडीपी का 6% काय के ऊपर खर्च करना चाहिए बेटा, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए, लेकिन अपनी जो गवर्नमेंट है वो 6% तो खर्च नहीं कर रही है। इफ़ आई ओनली टॉक अबाउट व्हाट गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट जोड़ देंगे तो वो तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ पे तो अब प्राइवेट एजुकेशन मतलब क्या हो गया है, प्रॉफिट मेकिंग हो गया है। डेट इज वाई लेट्स कीप असाइड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट क्या नहीं कर रहा है, 6% जो जीडीपी का इसको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं कर रहा।
दूसरी चीज़, अपने यहाँ पे अभी भी एजुकेशन इतनी प्रॉब्लम क्यों है, अभी भी इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्यों सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे का रीज़न है अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, रीजनल इम्बैलेंस है। कुछ गवर्नमेंट अच्छा खर्च करती हैं, कुछ गवर्नमेंट खर्च नहीं करती हैं, कभी ज़्यादा करेंगी तो कभी कम करेंगी। क्या नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, क्या नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ये लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। जैसा कि अपन ने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंसी, वो तो होता ही है अपने यहाँ पे। ये रीज़न है जिसकी वजह से भले ही सरकार इसमें एक्सपेंडिचर कर भी रही है, लेकिन आ जाओ। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन कैन बी मेजर्ड इन टू वेज, तो दो तरह से, एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि भाई जो परसेंटेज है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, उसमें से कितना परसेंट सरकार काय पे खर्च कर रही है बेटा, एजुकेशन पे। एंड एज ए परसेंटेज ऑफ कंट्रीज जीडीपी, कि भाई जो कंट्री की जीडीपी है उस जीडीपी का कितना परसेंट सरकार एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है। तो एजुकेशन कमीशन 1964-66 ने ये रिकमेंड किया था अपनी गवर्नमेंट को, दैट 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम, कि भाई अगर अपने को अपने एजुकेशन सिस्टम में अच्छा खासा क्या लाना है, इंपॉर्टेंट क्या लाना है, इंप्रूवमेंट लाना है, तो अराउंड अपनी जीडीपी का 6% काय पे खर्च करना पड़ेगा भाई, एजुकेशन पे। चलो ठीक है। तो इसके लिए तपस मजुमदार कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये तपस मजुमदार कमेटी में इन्होंने पता किया था कि 1999 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड तपस मजुमदार कमेटी, याद रखना 1999 में। सो द कमिटी एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1.3 लाख करोड़ वुड बी needed over 10 years, that is 1998 1999 to 2006 2007, to provide education to all children aged 6 to 14 years। समझ में आया? तो क्या करा गया था, तपस मजुमदार कमेटी ने क्या करी, रिसर्च करी, और रिसर्च में उन्होंने ये पता किया कि अपनी सरकार को 10 साल में, कितने साल में, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 1.37 लाख करोड़ क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके 10 साल के अंदर अंदर जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें क्या मिल पाएगी, एजुकेशन मिल पाएगी। समझ में आया? क्लियर है? करंट सिनेरियो बताता हूँ। करंट सिनेरियो, आप बिहार में चले जाइए, बिहार में कम से कम 5,000 स्कूल्स को क्या करा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। अब वो 5,000 स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो आप सोचिए कि अगर, मैं तो बस इतना सा हिसाब लगा रहा हूँ कि अगर 5,000 स्कूल हो गए और उन 5,000 स्कूल में अगर 100 बच्चे भी पढ़ रहे थे तो लगभग 5 लाख बच्चे, कितने बच्चे, 5 लाख बच्चों को क्या नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं मिलेगी, उसके पीछे का रीज़न ये है कि बच्चे जब खुद के गांव में स्कूल होता है तो ही बड़े मुश्किल से आते हैं, तो जो दब स्कूल दूर हो जाएंगे तो स्कूल में बच्चे कहाँ से आएंगे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ इन्हें कोशिश करना चाहिए स्कूल्स बढ़ाने की, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने की, स्कूल की कैपेसिटी बढ़ाने की। उल्टा ये लोग और स्कूल्स को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। बाकी और पता नहीं सब लोग क्या कर रहे हैं, क्यों इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, यहाँ तक कि यूथ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। इतना सा इनको भी समझना चाहिए कि भाई 5,000 स्कूल, और अगर एक स्कूल में 50 टीचर्स की भी अगर ज़रूरत पड़ती है, सिंपल सा कैलकुलेशन कर लीजिए, 5,000 इंटू 50 टीचर्स, तो 5 5 25 हो गए, 3 जीरो यहाँ से ले लीजिए और 1 जीरो यहाँ से ले लीजिए, 2.5 लाख टीचर्स। कितने लाख टीचर्स, 2.5 लाख टीचर्स की जॉब गई। मतलब चलो अभी जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, चलो वो तो उनको कहीं ना कहीं ये लोग एडजस्ट कर देंगे। बाद में क्या, बाद में क्या, जो यूथ है जो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स और उसकी, कहाँ जाएंगे वो, अगर वो टीचिंग फील्ड की वो करेंगे तो। ठीक है, चलो छोड़ो, आ जाओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इम्पैक्ट। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डिस्पाइट दिस रिकमेंडेशन द गवर्नमेंट हैज बीन स्पेंडिंग जस्ट ओवर 4% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स का देखा जाए तो अपनी जो गवर्नमेंट है सिर्फ कितना परसेंट खर्च कर रही है बेटा, सिर्फ 4% खर्च कर रही है जीडीपी के ऊपर, बल्कि बोला गया भैया कितना खर्च करो, 6%। दिस इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड इट इज नॉट इनफ टू मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द कंट्री। तो ये क्या है ना, इनफ नहीं है, जिसके वजह से जो अपनी एजुकेशनल नीड है वो क्या नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्या नहीं है, मतलब सिर्फ नाम के लिए स्कूल्स हैं, बिल्डिंग ही नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? अगर बिल्डिंग है तो टीचर्स नहीं है, बिल्डिंग है टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि क्या हो रहा है, इनफ क्या नहीं हो रहा, एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। ट्रेंड, सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज बीन इनकंसिस्टेंट विद इंक्रीज इन सम ईयर्स एंड डिक्रीज इन अदर्स। तो भाई ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है, गवर्नमेंट जो अपना खर्चा कर रही है वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली एजुकेशन को इंप्रूव कर ही नहीं रहे। कभी मन करता है तो ज्यादा, कभी मन करता है तो कम कर देते हैं खर्चा।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ये डेटा देखिए आप, एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कितना था 7.92 से कितना हो गया भाई 15.7 हो गया। एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, पहले कितना था भाई 0.64 था, अभी कितना है 4.6। ये कितना होना चाहिए 6% होना चाहिए। कितना होना चाहिए 6%, यानी अप्रॉक्स अभी भी ये 2% के आसपास कम ही है। आ जाओ। सो लिमिटेशन ऑफ दिस डेटा, द रीजन इज बिकॉज यहाँ पे जो डेटा लिया गया है ये सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का लिया है। दिस डेटा इंक्लूड्स ओनली द पब्लिक सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन। इफ वी ऑल्सो इंक्लूड द प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन द इंडियन इकोनॉमी वुड बी मच हायर। लेकिन नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर का हमें नहीं चाहिए। द रीजन इज बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर अगर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा भी, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, नो डाउट, ठीक है, बट 50% कह सकता हूँ, 50% प्राइवेट सेक्टर विल प्रोवाइड यू गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट द रीजन इज दे विल एक्सट्रैक्ट फीस। वो फीस कैसी चार्ज करेंगे, ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे, विच मीन्स जो मिडिल क्लास पीपल हैं, पुअर क्लास पीपल हैं, दे वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड दैट प्राइवेट स्कूल्स। दैट इज वाई उसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। आ जाओ, नेक्स्ट क्या बेटा, फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो अपनी गवर्नमेंट है उसने किसके ऊपर फोकस किया? द मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग गोज टू द एलिमेंट्री एजुकेशन। इन 2016-17 49.68 ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर वाज ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री यानी जो बेसिक एजुकेशन होती है, शुरू की जो एजुकेशन होती है, जो आपकी स्कूलिंग की, वो उसमें ऑलमोस्ट 50% खर्च कर रही थी सरकार। टेरिशरी एजुकेशन यानी कि आपकी जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, रिसीव्ड ओनली 12.74, बट पर स्टूडेंट स्पेंडिंग इज हायर एट दिस लेवल। अगर पर स्टूडेंट पे देखा जाए तो यहाँ पे खर्चा कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। नीड फॉर मोर स्पेंडिंग, भाई गवर्नमेंट को क्या करना है, और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। करंट स्पेंडिंग लेवल्स आर नॉट इनफ। अभी जो खर्चा करा जा रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन पे, टेरिशरी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे, वो क्या नहीं है, इनफ नहीं है। द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेस। सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को सभी लेवल पे, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी लेवल की जो एजुकेशन है, इन सब पे सरकार को क्या करना पड़ेगा? अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके अपन क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे अपने कंट्री के चिल्ड्रंस को और यूथ को। ठीक है, आ जाओ। डिफरेंस अमॉन्ग स्टेट, हाँ स्टेट में बड़ा डिफरेंस है। देखो, स्टेट स्पेंड्स डिफरेंटली ऑन एजुकेशन। भाई इन 2014-15 हिमाचल प्रदेश स्पेंड मोस्ट 34,651 पर कैपिटा। उन्होंने देखो कितना स्पेंड किया पर कैपिटा के हिसाब से, 34,651 रुपए। लेकिन बिहार में आइए, कभी बिहार में देखिए जरा कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 4,088 रुपए पर कैपिटा खर्च हो रहा है। आप जरा डिफरेंस देखो, क्या एजुकेशन मिल रही होगी। इसलिए दैट इज द रीजन कि भाई बिहार के जो बच्चे होते हैं बेचारे, ज्यादातर वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। द रीजन इज क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्किल्स की जरूरत नहीं होती, वो उसकी रट के तैयारी करके बेचारे सिविल सर्विसेज और उसमें निकलते हैं। समझ में आया? क्योंकि जब उनकी पढ़ाई पे इतना खर्चा ही नहीं हो रहा ज्यादा, तो कहाँ से स्किल्स आएंगी? सो दीज डिफरेंस लीड टू अनइक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री। भाई इसके वजह से क्या होता है, पूरी कंट्री में अनइक्वल क्या आती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आती हैं अक्रॉस द कंट्री। वहीं पे आप देख लीजिए, महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे एजुकेशन के ऊपर अच्छा खासा खर्च किया जाता है। बढ़िया बच्चों को क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन मिलती है तो अपने आप स्किल्स बढ़ती हैं। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्या देखना है भाई, एजुकेशन स्टिल ए चैलेंजिंग प्रपोजिशन इन इंडिया। हाँ भाई, अभी भी इंडिया में क्या है, एजुकेशन बड़ा ही चैलेंजिंग प्रपोजिशन है भाई। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहला वही लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। इंडिया हैज बीन हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपको इलिटरेट पीपल कहाँ मिलेंगे? इंडिया में मिलेंगे। करेंटली अराउंड 36 करोड़ पीपल इन द कंट्री कैन नॉट रीड और राइट। दिस नंबर इज मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज, शोइंग द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी इन द इंडिया। समझ में आया? वी आर द फोर्थ, क्या बोलते हैं, फोर्थ हाईएस्ट है ना इकोनॉमी में आए ना अपन। और देखो जरा अपने यहाँ पे अभी भी कितने 36 करोड़ लोग, कितने लोग 36 करोड़ लोग अभी भी ना पढ़ सकते हैं, ना उनको लिखना आता है। समझ में आया? क्लियर है? ये रीजन है। सेकंड क्या है भाई, इन एडुकेट वोकेशनल एजुकेशन। अपने यहाँ पे क्या नहीं है, एडुकेट वोकेशनल एजुकेशन ही नहीं है। मोस्ट एजुकेशन इंडिया इज फोकस्ड ऑन गेटिंग डिग्री इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग स्किल्स। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है स्किल्स। क्या भाई, स्किल्ड बेस्ड क्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है। दिस लीड टू ए राइज इन अनएम्प्लॉयड अमंग द एजुकेटेड यूथ। अपने यहाँ पे क्या होता है, बच्चा पढ़ के डिग्री ले लेता है, डिग्री लेने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके उसको क्या आती है, कुछ स्किल्स आती हैं। यानी कि जब वो पढ़ रहा होता है ना, क्या होता है, जब वो पढ़ रहा होता है वो कुछ नहीं सीखता। इन मोस्ट ऑफ द डिग्रीज बच्चा कुछ नहीं सीखता है।
ठीक है। मैं सीए की बात करूँ तो सीए है जिसमें आर्टिकलशिप हो जाती है। मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसमें तो उसमें कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो एक्चुअल में क्या कराते हैं भाई, प्रैक्टिकल्स कराते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जनरल कॉलेजेस हैं वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ बस किताबों के दम पे बच्चे क्या होते जाते हैं, पास होते जाते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होती, स्किल कुछ नहीं होती। नाम के मैकेनिकल इंजीनियर और गाड़ी तक सही नहीं कर सकते, एक पंखा तक सही नहीं कर सकते। ये हालत होती है अपने आगे कुछ एजुकेटेड यूथ्स की। उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती ये है कि अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहाँ पे उन्हें क्या नहीं दी जाती, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एक तरह से स्किल्स बेस्ड अपना क्या नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल एरियाज कितनी है, 19%, और अर्बन एरियाज में कितनी है बेटा, 16%। कैसे, जो पढ़े लिखे यूथ हैं वो क्या है, वो बेरोजगार है। अमंग फीमेल ग्रेजुएट्स अराउंड 30% आर अनएम्प्लॉयड। 30% फीमेल्स क्या है, ग्रेजुएटेड फीमेल्स क्या है, अनएम्प्लॉयड है। वोकेशनल एजुकेशन विद टीच जॉब रिलेटेड स्किल्स इज स्टिल नॉट वाइडली अवेलेबल। वाइडली अवेलेबल है ही नहीं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उन्हीं में अवेलेबल है। उसके अलावा छोटे मोटे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको वोकेशनल एजुकेशन क्या मिलेगी ही नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वो सब नहीं मिलने वाली। सो दिस मेक्स इट हार्डर फॉर स्टूडेंट्स टू गेट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज। मतलब पढ़ने के बाद में क्या होता है, डिग्री तो मिल जाती है लेकिन क्या नहीं होती, यस, स्किल्स नहीं होती। और भाई काम करने के लिए क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। अरे अगर आपको अपने घर पे कोई बर्तन धोने वाली आंटी रखनी है, झाड़ू पोछा वाली आंटी रखनी है, तो क्या रखोगे, डिग्री देख के रखोगे क्या? नहीं, काम आना चाहिए ना, बर्तन धोना आना चाहिए, झाड़ू पोंछा अच्छे से लगाना आना चाहिए। तो जब वो आता ही नहीं है तो आप रखोगे क्या? बिल्कुल नहीं रखोगे। सेम चीज़ यहाँ, पढ़े लिख के बढ़िया डिग्री मिल जाती है लेकिन इनके पास क्या नहीं होती, स्किल्स नहीं होती बेचारों के पास, तो क्या नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती है, समझ में। नेक्स्ट क्या है भाई, जेंडर बायस। हाँ, अपने यहाँ पे अभी भी क्या है, जेंडर बायस इन एजुकेशन। बहुत सारे रूरल एरियाज में चले जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं लड़कियों को, और लड़कों को मतलब लड़कियों को फिर पढ़ाते ही नहीं है। किसको पढ़ाते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं। एक ये रीजन है जिसकी वजह से अभी भी एजुकेशन एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है इंडिया में। देखो, देयर इज स्टिल क्लियर जेंडर बायस इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू बॉयज एंड गर्ल्स। फ्यूअर गर्ल्स आर एनरोल्ड इन स्कूल्स कंपेयर टू बॉयज। द ड्रॉप आउट रेट अमंग द गर्ल्स इज ऑलमोस्ट मच हायर। मतलब आप अभी भी देख लो, अभी भी क्या होता है, बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स का जो इनरोलमेंट होता है या एडमिशन होता है स्कूल्स में कैसा होता है, कम होता है, बॉयज़ का ज़्यादा होता है। और गर्ल्स ड्रॉप आउट भी कैसी हो जाती हैं, यस, ज़्यादा हो जाती है। आजकल तो फॉर्मेलिटी के लिए क्या पढ़ा लेते हैं, ग्रेजुएशन करा लेते हैं, है कि नहीं, ताकि क्या हो जाए, शादी हो जाए। अदरवाइज पहले तो इतना भी नहीं पढ़ाते थे, खासतौर से गाँव में। तो अभी भी क्या होता है, बस लड़कियों को बेसिक एजुकेशन दिलवा दी जाती है, उसके बाद उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। तो इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, अगर कुछ लड़कियों को अभी भी मोटिवेशन नहीं आता ना पढ़ने का, तो ये समझ लो बेटा कि अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम्हारे कार्ड छपेंगे सीधे। क्या छपेंगे, कार्ड। ठीक है, तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या करने की, पढ़ने की, तो मन लगा के, दिल लगा के क्या करो, पढ़ो। अगर नंबर दिखाओगे तो ही ये तुम्हें आगे पढ़ाएंगे, अदरवाइज वो जो पैसा तुम्हारी एजुकेशन में लगाने की जगह ये संभाल के रखेंगे ताकि आपके क्या छप सके, कार्ड छप सके। ठीक है, चलो, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूटिलाइज करो, दम लगा के पढ़ो, आगे जाके अच्छे नंबर लेके आओ, फिर आगे जाके और अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जगह पे जाके जॉब करो, जाके खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, आ जाओ। दिस शोज दैट नीड टू चेंज द पीपल माइंडसेट टुवर्ड्स द गर्ल्स एजुकेशन। तो भाई क्या करना पड़ेगा, लोगों का जो माइंडसेट है गर्ल्स एजुकेशन को लेके, उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और धीरे धीरे चेंज हो भी रहा है। प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प देम बिकॉज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। भाई जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा भाई, उनके लिए एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे उन्हें क्या हेल्प मिलेगी, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनेंगी। जितना ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनेंगी, जॉब्स कर पाएंगी, आगे जाके फ्यूचर में बिजनेस कर पाएंगी। समझ में आया? ठीक है, और उनका सोशल स्टेटस भी इकोनॉमी में क्या होगा, मतलब अपने समाज में, सोसाइटी में उनका सोशल स्टेटस भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पढ़ रही हो, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आगे जाके आपको ये ना पूछना पड़े कि कितनी रोटियां बनानी है या क्या, अपना खुद का बढ़िया काम करो, है कि नहीं। चलो आ जाओ, फोर्थ क्या है, फोर्थ है भाई लो रूरल एक्सेस टू एजुकेशन। भाई जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में क्या है, बहुत ही कम एक्सेस है किसका, एजुकेशन का, है कि नहीं। स्कूल्स हैं लेकिन कितने, तो सिर्फ 6 तक हैं, 8 तक हैं, 10th तक हैं, 12th तक आपको बहुत ही कम बहुत ही कम आपको गाँव में क्या मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे। आ जाओ। So there is a big gap in educational access between rural and urban areas. Students in rural areas have fewer schools, poor infrastructure and limited resources compared to those in the cities. अगर cities से compare करें urban school और rural schools को, तो rural areas में बेटा स्कूल
कम मिलेंगे। ऊपर से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपने रील्स देखते हो, ये सब देखते हो, तो आपको शायद पता चलेगा कि कितने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनकी बिल्डिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कि वॉशरूम तक अच्छे नहीं है। तो मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ ही अच्छी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखे नहीं है। तो आप सोचो, अगर आप उनको शहर के स्कूलों से कंपेयर करो तो गांव के स्कूलों में बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल है ही नहीं। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो बहुत कम स्कूल्स होते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एज कम्पेयर टू द सिटी। चलो फिफ्थ क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन का क्या हो चुका है, एजुकेशन का हो चुका है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। तो उसके वजह से क्या हुआ, एजुकेशन दिन बे दिन क्या होती जा रही है, एक्सपेंसिव होती जा रही है। आ जाओ, एजुकेशन इज बिकमिंग मोर प्राइवेटाइज्ड इन इंडिया। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ऑफन एक्सपेंसिव विच क्रिएट्स इनइक्वालिटी, है कि नहीं। ये हो रहा है भाई, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन हो गया है एजुकेशन का, जिसकी वजह से क्या हो गया, एजुकेशन डे बाय डे क्या होती जा रही है, एक्सपेंसिव होती जा रही है। जैसे जैसे एजुकेशन एक्सपेंसिव होती जाएगी, धीरे धीरे जो शायद पुअर हैं तो वो तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। मिडिल क्लास में भी 3 क्लास होती है, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास तक ही शायद आई थिंक एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी होती जा रही है। तो सिर्फ क्या होगा, रिच स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड बेटर एजुकेशन वाइल पुअर स्टूडेंट्स आर लेफ्ट विथ फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज। यही होता है, यही हो रहा है कि नहीं। जिनके पास अच्छा पैसा है, आप खुद सोचो, जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन स्टूडेंट्स, सॉरी पॉलिटिशियन चिल्ड्रंस, दे स्टडी अब्रॉड, या पढ़ रहे हैं या पढ़ के आ चुके हैं। क्यों, उन्हें भी पता है कि भाई एजुकेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। इंडिया में नहीं पढ़ा रहे हैं, सोचो, इंडिया में नहीं पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, विदेशों में पढ़ा रहे हैं, बिकॉज दे नो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर, देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट क्या है बेटा इसमें, सिक्स्थ है भाई, लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसी है भाई, कम है। अब मैं क्या बोलूँ गवर्नमेंट के लिए, आ जाओ। So the government promised to spend 6% of the GDP on education, but currently spends only 4 to 5%. This shows a gap between the plans and the actual efforts taken, which affects the development of the education sector. तो जो आपकी गवर्नमेंट है ना बेटा, वो खर्चा कैसा कर रही है, वो कम खर्चा कर रही है। उसे 6%, मिनिमम 6% उसको खर्च करना चाहिए, किसके ऊपर भाई, एजुकेशन के ऊपर। लेकिन वो उतना खर्च नहीं कर रही है, 4 से 5% ही खर्च कर रही है। मतलब एक्चुअल क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है, जिसके वजह से क्या नहीं हो रहा, अपना एजुकेशन सेक्टर क्या नहीं हो पा रहा, डेवलप नहीं हो पा रहा। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है आपके देश की, तो आपको अपने देश की जो पॉपुलेशन है उसको एसेट में कन्वर्ट करना है। और अगर उसे एसेट में कन्वर्ट करना है तो जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपका यूथ है, उसे आपको एजुकेटेड करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा। देन ओनली दिस पॉपुलेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू एसेट एंड देन ओनली वी कैन ग्रो एंड डेवलप। तो ये तो हो नहीं रहा। तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक 30-40 ईयर्स, 50 ईयर्स तक भी आवर कंट्री विल नॉट डेवलप। अपनी कंट्री क्या नहीं होने वाली है, डेवलप नहीं होने वाली है, क्योंकि अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो रहा है, बल्कि वो और क्या होता जा रहा है, उसका और सत्यानाश होता जा रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आगे जाके शायद सब सही हो जाए। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ताकि आगे जाके आप स्किल्ड और एक बहुत एक्सपर्ट क्या बन सको, प्रोफेशनल बन सको। तो आपको जॉब या बिजनेस कुछ ही में भी आपको क्या ना आए, प्रॉब्लम ना आए। चलो ठीक है, तो इसी के साथ में अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।